Hello all. Today our topic is technique of scientific management. So in last lecture we have done with principle of scientific management. Now we are going to learn what are the techniques is available for the scientific management. The very first we can say as work study. So before starting up with the any type of work, कुछ भी काम चालू करने से पहले हमें उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास वर्कफोर्स कैसे है, लोग कैसे हैं, कौन से मेथड्स अवेलेबल है और हम कैसे ये काम खत्म कर सकते हैं, तो कौन से टाइम पे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है ना, हमको पहले ही पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हमारे पास ये वर्क स्टडी नहीं है तो हम लोगों को कैसे जॉब अलॉट कर सकते हैं और उनसे कैसे काम करवा के ले सकते हैं अगर हमारे पास ही प्लानिंग नहीं है। तो सबसे बड़ा पहला टेक्निक होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्क स्टडी, राइट। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अनअवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। काम देने से पहले ही मैनेजमेंट, मैनेजर मतलब कौन, ओनर्स, उनको अपने काम के बारे में पूरे स्टडी होना जरूरी है। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। सिस्टमैटिक मतलब एक काम पे कितना प्रॉब्लम आने वाला है, एक काम का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और कैसे एक काम को डील करना चाहिए, हर एक के बारे में आंसर जरूरी है। और क्रिटिकल असेसमेंट, अगर ऐसा होएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये नहीं तो ऐसा रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर तरीका का क्रिटिकल असेसमेंट और वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शन के बारे में मुझे पहले ही जानकारी लेना जरूरी है और पहले ही मुझे उसके बारे में पढ़ना है, राइट। अभी वर्क स्टडी में और भी, वर्क स्टडी करने के लिए मुझे और 4 स्टडी के बारे में पढ़ने की जरूरत है और ये चारों आंसर हमारे टर्म्स में आ सकते हैं, राइट। अगर आप लोग एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो सिर्फ इधर तक ही लिखिए, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ये भी पार्ट मैंने इधर ले लिया है। टाइम स्टडी, तो एक काम देने से पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉय को ये जो पर्टिकुलर काम है वो खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे है तो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करके एम्प्लॉय को दे देगी, बोलेगी आधा दिन, एक दिन, 2 दिन, जो भी टाइम लगता है उनके हाथ में दे देगी और एम्प्लॉय उस हिसाब से मुझे काम करके देगा। अगर मैंने टाइम स्टडी नहीं पढ़ा तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है कि कभी कभी कुछ काम को थोड़ा लेट डिले कर सकता है, जिसमें मेरा सैलरी पर डे का इंक्रीज हो सकता है और जिसमें मेरा एम्प्लॉय का जो एनर्जी है वो वेस्ट हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये सब चीज से अवॉइड करने के लिए बिफोर लोगों को जॉब देने से पहले ही मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज लेना चाहिए कि ये पूरा काम के लिए कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। मेथड स्टडी, ये जो मेथड मतलब काम में अलॉट करने वाली हूँ उसमें कितने टाइप ऑफ मेथड पे मैं काम कर सकती हूँ, कौन से मेथड में यूज कर सकती हूँ, कंप्लीटिंग दैट वेरियस मेथड। तो हर एक मेथड मुझे पता रहना चाहिए, हर एक मेथड का क्वालिटी कैसा होएगा और उसका कॉस्ट कैसा रहेगा और वो मेथड कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं, हर इंफॉर्मेशन मेरे को जरूरत है ताकि मैं ये सब देगी तो आई कैन एटलीस्ट इन्फॉर्म माई वर्कफोर्स कि आपको यही मेथड से काम करना है, ये दूसरे मेथड से काम नहीं करना है। अगर मुझे ही वो मेथड नहीं पता है तो मुझे ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम करना पड़ेगा, जिसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट और कॉस्ट इम्प्लीमेंट सब कुछ हो जाएगा। Third is motion study. मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन, राइट। अभी मोशन स्टडी क्या होता है, हर एक प्रोडक्शन एक ही जगह पे होने का पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। कभी प्रोडक्शन फैक्ट्री नंबर ए में होएगा तो एक फैक्ट्री रहेगा, पूना में तो दूसरा फैक्ट्री रहेगा, सतारा में तीसरा फैक्ट्री रहेगा, मुंबई में, राइट। तो अभी हर एक 3 फैक्ट्री इधर से उधर, उधर से इधर अवेलेबल है। अभी एक प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में होने के बाद दूसरी प्रोडक्ट में जाएगा, जिसमें क्या होता है, मोशन स्टडी इंपॉर्टेंट है। मतलब इधर से पूना से सतारा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, सतारा से मुंबई आने के लिए कितना टाइम होएगा, अब उसके बाद ये फैक्ट्री में ये काम मुझे कितने दिनों में खत्म होएगा, ये सब की सारा के सारा चीज मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मुझे हर एक फैक्ट्री को थोड़ा बहुत नजदीक रखना चाहिए ताकि
मेरा जैसे ही फैक्ट्री का काम हुए, मेरा प्रोडक्शन होने के बाद वो सेल के लिए निकल सकता है इजीली, राइट। तो ये सब चीज के लिए मुझे मोशन स्टडी मतलब मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई एज वेल एज मशीन, मेरा मशीन का मूवमेंट और ये मेरा एम्प्लॉय का मूवमेंट कितना हो सकता है और मेरा प्रोडक्ट कितने दिनों में कंप्लीट हो से, ये सब बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग मोशन स्टडीज में खत्म करेंगे। फटीग स्टडी इज नथिंग कि मेरा माइंड स्टेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरा दिन में एक वर्कर 8 घंटा काम करने की जरूरत है, राइट। तो अभी इधर क्या होता है, कभी कभी कोई कोई कंपनी में लोगों को 10 घंटा या 12 घंटा काम करवा के ले लेते। अगर 10-12 घंटा करने से उनका क्या होएगा, लॉन्ग वर्किंग हार्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिलता है, टारगेट प्रेशर रहता है, वर्किंग टूल्स ज्यादा रहता है, वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर अच्छा नहीं रहता है, मतलब वर्क प्रॉपर एसी वगैरह नहीं रहेगा और रहने का काम बैठ के करने का फैसिलिटी नहीं रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, फिजिकल स्ट्रेस रहेगा। ये सारा स्ट्रेस को हम बोलते एक ही नाम फटीग बोलते हैं, राइट। हम लोग बहुत फटीग क्रिएट हो जाते हैं कि हम लोग उसके बाद हमारे लिए वो काम करना नामुमकिन जैसे हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग काम अलॉट करने, एम्प्लॉय को काम देने से पहले हमको देखना पड़ेगा ये काम से एम्प्लॉय का लेवल ऑफ फटीग कितना हो सकता है और कितना एक मेंटल प्रेशर आ सकता है, इसमें मेरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज मुझे पहले ही चेक करना है। ये चारों चीज को जब मैं चेक करती हूँ तो मैं इसका नाम बोलती हूँ वर्क स्टडी। अगर सिर्फ क्वेश्चन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखना है तो सिर्फ इतना लिखेगा तो बस हुआ है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है तुमको पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए, वो टूल्स और इक्विपमेंट कैसा रहना चाहिए, स्टैंडर्डाइज रहना चाहिए। with the result of experiment conducted on working place, advocate standardization of tools and equipment, working environment, method and production help to reduce spoilage and wastage of material। आज एक प्रोडक्ट में यूज कर रही हूँ, कल दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, कल तीसरा मशीनरी यूज कर रही हूँ, तो रोज रोज अगर मैं दूसरा दूसरा टूल्स और इक्विपमेंट यूज करेगी, मेरे पास जो एम्प्लॉय है उसको हर एम्प्लॉय को हर एक प्रोडक्ट और टूल्स को इक्विपमेंट को यूज करने तो नहीं आएगा। तो इसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मेरा मटेरियल वेस्ट होएगा, मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और मेरा क्या लोगों के बीच में बहुत इरिटेशन हो जाएगा, और मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके वजह से मुझे जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट मेरा प्रोडक्शन के लिए जो भी टूल्स यूज कर रही हूँ या इक्विपमेंट यूज कर रही हूँ वो कैसा होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड एक ही जैसा होना चाहिए। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब मुझे पहले से ये टास्क जो भी देना है वो एकदम साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। तो फिक्सिंग ऑफ फेयर डे वेजेस मतलब उनको प्रॉपर वेजेस दे दूं कि उस एक दिन में अगर इतना टाइम काम करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, इससे ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाएगा, एम्प्लॉय को थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग डूइंग मच लो बिलो द कैपेसिटी, उनको उनको जो डे सैलरीज है उसको अच्छे से उसके हिसाब से हमको देने की जरूरत रहेगा। तो ये सब जो है मैं टास्क सेटिंग करने से पहले ही एकदम सिस्टमेटिकली लोगों को देने की जरूरत है, ताकि मेरा जो स्टैंडर्ड अगर मैं प्रॉपर यूज मेंटेन करेगी तो मेरे पास जो एम्प्लॉय काम करने वाले वो लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा का वर्कफोर्स यूटिलाइज रहेगा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, अभी जिसको भी मैं अपॉइंट करती हूँ उसको मैं प्रॉपरली सिस्टमेटिकली एक काम के लिए, अगर मुझे टेलीफोन ऑपरेटर का काम चाहिए तो फिर मुझे टेलीफोन ऑपरेटर ही ढूंढना है। तो मुझे टेलीफोन ऑपरेटर के जगह पे अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को ढूंढ के और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए मैं रखूं तो मैंने क्या नहीं किया है, सिस्टमेटिकली सिलेक्शन नहीं किया है। जो काम है वो काम का उस इंसान को मुझे सेलेक्ट करना है और उनको मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, और उसके हिसाब से उनको प्री डिटरमाइंड ये काम आपको ऐसे ऐसे करने का करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ताकि अगर मैं ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो मेरा काम अच्छे टाइम पे होने का चांसेस है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें दो चीज आ जाता है, प्लानिंग आ जाता है और इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है।
सपोज अगर कुछ भी काम मुझे करना है, सबसे पहले मुझे उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा, फिर मुझे जो भी मैंने प्लान किया है वो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. This means planning is done by different people and actual work is done by supervised by different people. तो इसका मतलब ये है प्लानिंग कोई अलग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कोई अलग करेगा. अभी प्लानिंग के लेवल में क्या क्या है, रूटीन चेक, घड़ी घड़ी उसको चेक करते हैं. टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक मशीन से दूसरे मशीन में, एक जगह से दूसरे जगह पे वो कैसा जाएगा, वो सब हम लोग चेक करेंगे. इंस्ट्रक्शन क्लर्क, मतलब वो पूरा इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करेगा और कंप्लीट करेगा. टाइम एंड कॉस्ट चेक, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब प्लान करेंगे. डिसिप्लिन, इंश्योर ऑल द वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल, कि हर एक वर्कर फैक्ट्री रूल के हिसाब से काम कर रहे या नहीं कर रहे, वो सब चीज में चेक करेगी. किधर, प्लानिंग लेवल में. इम्प्लीमेंटेशन लेवल में एक्चुअली गेटिंग द वर्क डन. इम्प्लीमेंटेशन मतलब जिसमें हम लोग जो है, जो काम अलॉट किया है वो काम उसमें खत्म होएगा. स्पीड बॉस, स्पीड बॉस क्या करता है कि एंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम. उसको जो टाइम दिया गया है वो टाइम पे जो खत्म होएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड बॉस. रिपेयर बॉस, हैंडलिंग मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑन मैकेनिज्म, मतलब जो अगर मशीनरी चल रहा है, मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो मेंटेनेंस आ गया, उसको सिक्योरिटी कैसा करना है, वो सब चीज रिपेयर बॉस मेंटेन करेगा. इंस्पेक्टर इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर शेड्यूल्ड स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड. इंस्पेक्टर क्या करेगा कि जो भी काम अलॉट किया है वो अच्छे तरीके से जो स्टैंडर्ड में बोला है वो ही स्टैंडर्ड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू टेलर वो क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरत है. फंक्शनल में क्या क्या आ जाता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट. प्लानिंग कोई अलग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई अलग करते हैं. डिफरेंशियल पीस रेट वेज रेट प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों को एक एक्सप्लेन द टर्म भी दिया गया है. रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन द सच ए वे दैट एवरेज वर्कर शुड मोटिवेट टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट. फॉर एग्जांपल पीस रेट, पीस रेट मतलब अभी तुम लोग किधर किधर दुकान में देखे रहेंगे, अगर तुम्हें कुछ डॉल बनाना है, अगर आपने 10 डॉल बना दिया तो आपको एक डॉल के पीछे 10 रुपया, तो 10 बनाए तो आपको 100 रुपीज मिलेगा. तो वैसे जितना पीस बनाएंगे उतने पीस के ऊपर आपको कितना रहेगा, वेजेस रहेगा. ठीक है. तो डिफरेंशियल पीस रेट क्यों किया गया है, क्योंकि ये ऐसा सजेस्ट किया रहता है कि कौन हाइयर रेट और ऑफर टू एम्प्लॉय वो कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. मैं बताती हूँ, अगर कि एक दिन में आप लोग 50 डॉल बना सकते हैं, राइट. अगर मैं 50 की जगह पे 60 बना दी तो मेरा स्टैंडर्ड हाइयर रेट है, मतलब मुझे सैलरी और 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. जिधर 500 मिलेगा तो उधर मुझे कितना मिलना चाहिए, 600, बिकॉज मैंने 10 डॉल एक्स्ट्रा बना दिया है. तो मेरा जो डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस के हिसाब से मुझे सैलरी बढ़ गया है, राइट. तो एट द सेम टाइम अगर मैंने 50 की जगह पे 40 ही बनाए तो मैं क्यों 50 रुपया 50 का सैलरी दूं, तो मैं 40 का सैलरी देगी. तो जिसमें मेरा कॉस्ट भी बच गया, मेरा सैलरी भी देने वाला था जो बच गया है, राइट. तो इसके हिसाब से हमको पीस रेट के हिसाब से जब हम लोग प्लान करेंगे तो जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा सैलरी मिलेगा, जो कम काम करते हैं उसको कम सैलरी मिलेगा. अगर अच्छा सैलरी मिल रहा है तो वो लोग क्या होते हैं, टेक्निक मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग अच्छे से अच्छे अपने अर्न करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और उनको अच्छा हायर रेट में रेम्यूनरेशन मिलता है. रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी. So today from this lecture we are completing all the 5 answers from the chapter 1. Then I hope that you are going to revise every 5 answer and do well. God bless you.